हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ लेक्चर नंबर 4 लेके। जो भी बच्चे घर पे बैठ के अकाउंट्स को समझ रहे हैं, कि अभी वो 11th में आए हो या कोई बेसिक्स देखने के लिए इस लेक्चर से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, एक चीज तो हमें पता चली है पिछले 3 लेक्चर में कि जैसे-जैसे हम चीजों को डिटेल में देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, लेकिन ये अभी समझना जरूरी है ताकि हमारा आगे का जर्नी सिंपल हो जाए। अब तक 3 सेशन हुए हमारे। हमने हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखा, राइट? हमारा फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले वो देखिए। प्रीवियस सेशन में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी थी, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि खर्चा, आई नो कि एक्सपेंस तुमको पता है कि सर कोई भी अगर पेमेंट करेगा, कुछ खरीदेगा, तो उसे हम खर्चा ही कहेंगे। लेकिन उसका कैपिटल और रेवेन्यू, ये नाम कब आ रहा है, कैसे आप उसे बाइफरकेट करोगे, ये समझने के लिए आप लोगों को वो टाइप्स पढ़ने जरूरी थे। जैसे अगर अब मैं आपको कहूं कि दोस्तों मेरा एक बिजनेस है और मैंने मेरे बिजनेस के लिए, बट ऑब्वियस क्लासेस चला रहा हूं, और मैंने उस क्लासेस के लिए बेंचेस बाय किए 2 लाख रुपए के। तो खर्चा है, आप कहोगे यस सर 2 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन मेरा सवाल ये है वो कौन सा नेचर है, कैपिटल है या रेवेन्यू? वेरी गुड, अब तुम कह रहे हो सर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। तो अब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ गया है। वैसे ही दोस्तों, आज हम लोग 2 टर्म्स के देखेंगे, एक है सॉल्वेंट, एक है इंसॉल्वेंट, और एक छोटा सा टर्म हल्का फुल्का देख ले, दैट इज अकाउंटिंग ईयर। तो एंड तक बने रहना, पूरा लेक्चर देखना, आपको सब कुछ समझेगा। आप अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो कि आप ना 1.5 पे भी लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, चलो। व्हाट इज सॉल्वेंट? सी दोस्तों, गोलू को हम वापस अपने एग्जांपल में वापस लेके आते हैं। ये है गोलू जी, एक तरफ असेट्स और एक तरफ लाइबिलिटी रहेगी। अब फिलहाल आपको मैं डिटेल में आगे जाके बताने ही वाला हूं असेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है, काय असत है। बट राइट नाउ, असेट्स मतलब समझो जो आपके अधिकार की चीज है, आपकी हक की चीज है। मतलब सर आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कोई लेगा नहीं, आपने खुद मेहनत से कमाया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसे बोलता हूँ कि ये कैश आपका असेट है। ठीक है, फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप ऐसे समझो, उसे असेट ही कहते हैं, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग क्योंकि लैंग्वेज आने वाला है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान से दुखना, लेकिन उससे पहले असेट्स एंड लाइबिलिटी बता देता हूं। तो 1 लाख रुपए के असेट है गोलू के पास, और लाइबिलिटीज मतलब क्या सर? सपोज आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, कर्जा समझते ना बेटा, लोन लिया हुआ है, लोन। तो आपने किसी से अगर लोन लिया है तो क्या वो आपका पैसा होता है? नहीं सर, वो तो हमें चुकाना पड़ता है, उन्हें वापस देना पड़ता है। हमारी तो बात नहीं, क्रेडिटर, हमने किसी से उधार पे गुड्स लिए, तो क्या हमें पैसे देने पड़ेंगे? यस सर। तो लाइबिलिटी का आप फॉर द टाइमिंग ऐसे पकड़ के चलो दिमाग में, लोन और कर्जा। ठीक है, ओके। आपको बेसिक अंडरस्टँडिंग दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो असेट्स आणि लायबिलिटी हे 2 शब्द येतील। असेट म्हणजे जे तुमचं स्वतःचं आहे, लायबिलिटी मतलब जो तुम्हें किसी को पे करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुमको देना पड़ेगा। ये 2 टर्म क्लियर हुए, असेट्स एंड लायबिलिटी? यस सर। अगर ये 2 टर्म तुम्हारे क्लियर हुए, खत्म हो गया कंसेप्ट। मतलब सर सॉल्वेंट्स मतलब क्या? देखो जरा बेटा, यहां पे हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट। इफ अगर पर्सन्स असेट, देखो वर्ड आ गया ना असेट, यस। इफ पर्सन्स असेट्स, किसी भी व्यक्ति के, गोलू के जो असेट्स है, आर मोर देन हिज लाइबिलिटी, उसके लाइबिलिटी से अगर ज्यादा है, और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, देन ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। और solvent person is financially sound and is in position to pay off all his debts। मतलब सर सॉल्वेंट का मतलब, आज के बाद अगर हमको किसी ने पूछा कि कॉमर्स लिए हो भाई, सॉल्वेंट मतलब पता है सॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? आप कहोगे यस, जिसके असेट्स उनकी लाइबिलिटी से ज्यादा है या इक्वल टू है, या फिर वो बंदा उस फाइनेंशियल पोजीशन में है कि सारा कर्जा चुका सकता है, पे ऑफ इज डेट्स। और बेटा यहाँ पे डेप्ट मत पढ़ना, बहुत बच्चे इसे डेप्ट पढ़ते हैं। एक वर्ड आया देखो यहाँ पे, DEBT, इसको बोलते हैं कर्जा, पे ऑफ इज कर्जा। लेकिन डेप्ट मत बोलना, क्या पढ़ोगे? बी मत पढ़ना, डेट बोलो। क्या? डेट, पे ऑफ हिज डेट। अगर कोई पर्सन जैसे ये गोलू, जिसके पास असेट है 1 लाख रुपए का और कर्जा 1,000 रुपया है, लाइबिलिटी है 1,000, तो क्या 1 लाख में से 1,000 दे सकता है? आंसर इज यस सर। हिज असेट इज मोर देन हिज लाइबिलिटी। तो मैं इक्वेशन बनाता हूं, देखो बेटा, यहां पे मैं लिखता हूं ए फॉर असेट, और मोर मतलब यहां पे ग्रेटर का साइन निकालता हूं, और नीचे इज इक्वल टू का भी निकाल देता हूं लाइबिलिटी। तो जब
असेट लाइबिलिटी से ज्यादा रहेंगे या इज इक्वल टू रहेंगे। देखना ये एमसीक्यूज, मतलब सीए वाले बच्चे तो और आराम से और शांति से ध्यान दे, आपका लैंग्वेज में डेवलप करा के दूंगा। सॉल्वेंट 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा था 11th कॉमर्स में, व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट, क्या लिखना है, व्हेन पर्संस किसी व्यक्ति के, जैसे अपना गोलू, असेट उसके असेट ज्यादा रहेंगे या इज इक्वल टू रहेंगे लाइबिलिटी, तो या उसे क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। क्या कहा जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। इसका मतलब वो क्या है कि अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकता है। क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है। क्या आपको समझा ये वाला लैंग्वेज पूरा, यस और नो। वापस एक बार सॉल्वेंट पढ़ ले। ओके चलो, इफ अ पर्सन असेट्स आर, बोलो मेरे साथ, मोर देन लाइबिलिटी, एवरीबॉडी मेरे साथ रिपीट करो, इफ पर्सन असेट्स आर मोर देन क्या, हिज लाइबिलिटी, या फिर इक्वल टू हिज लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी समझ रहा है, इन सिंपल टर्म याद रखो, लोन, पैसा वापस करना है। अगर आपका असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है या इक्वल है, ही इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट पर्सन। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया एवरीबॉडी, मेरे साथ ही लर्न हो रहा है। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, सॉल्वेंट पर्सन ये फाइनेंशियली साउंड रहेगा, मतलब सर उस कैपेसिटी में रहेगा कि वो अपने सारे कर्जे को पे ऑफ। अब पे ऑफ का स्पेलिंग देखना, बहुत बात क्या बच्चे क्या लिखते होता है, पे ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लेकिन एफ देखना डबल एफ है, पे ऑफ। समझ में आ रहा है क्या, पे ऑफ इज लाइबिलिटी। अब डन हो गया राजा, 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझा दी है। आगे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखने का, जैसे कि आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ये लर्न करना है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के टोटल असेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड, उसे अगर गिना जाए, कैलकुलेट किया जाए, और वो आ रहा है 50 लाख, कितना, 50 लाख, और उसके टोटल डेट्स, डेप्ट मत पढ़ना, डेट्स मतलब कर्जा 30 लाख रुपए, तो बताओ क्या ज्यादा है, असेट ज्यादा है, कर्जा कम है। तो इस एग्जाम्पल में, सिंस ही इज इन पोजिशन, हिज पोजिशन इज साउंड, ही इज एबल टू पे ऑफ, पे ऑफ का स्पेलिंग देखो वापस, his debts, therefore he is called solvent person, that's all, simple, खत्म हो गया। solvent person समझा बेटा। कोई भी अगर अभी आपको पूछेगा what do you mean by solvent person, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आप कॉमर्स में समझ रहे हो। डन हो गया, यस। और अगर आपको सॉल्वेंट समझा है तो आगे आइए, इंसॉल्वेंट तो समझना ही समझना है। इंसॉल्वेंट म्हणजे काय सर, अ पर्सन whose liabilities are more than his asset, he is an insolvent person, such a person लाइबिलिटी आर मोर देन हिज क्या, असेट्स। सर मतलब क्या हुआ, जस्ट इमेजिन बेटा, इमेजिन का ये एग्जांपल देखो, ये गोलू है, ठीक है, ये गोलू है भाई हमारा, और गोलू थोड़ा सैड है। क्यों सैड है सर, क्योंकि गोलू के पास असेट है 1 लाख रुपए के, अच्छी बात है सर 1 लाख रुपए, लेकिन गोलू पे कर्जा जो है, लाइबिलिटी है, वो 3 लाख रुपए देना है। मुझे बताओ क्या दे सकता है 1 लाख रुपए होने के बावजूद 3 लाख रुपए नहीं सर, तो क्या ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू असेट। तो जिस केस में व्यक्ति की लाइबिलिटी ज्यादा होगी, लाइबिलिटी इज मोर, लाइबिलिटी 3 लाख, असेट कितना है बेटा, असेट 1 ही लाख है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है, तो उस केस में उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट। क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट। डन, खत्म हो गया सर। चलो बताओ इंसॉल्वेंट मतलब क्या, एवरीवन चलो मेरे साथ लर्न। अ पर्सन, एक मिनट है सर, चलो, अ पर्सन क्या कहा गया बेटा, एक बार रीड कर लो फटाफट फटाफट। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज, अब समझा, लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। एग्जैक्ट अपोजिट है कि नहीं, असेट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट, ज्यादा और इक्वल टू, असेट अगर कम है तो इंसॉल्वेंट, मतलब वो अपना कर्जा नहीं चुका सकता। एग्जाम्पल सर अपने मन से बनाओगे तो भी चलेगा। अ पर्सन टोटल असेट और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड, जब कैलकुलेट किया गया तो उसके असेट थे 20 लाख रुपए, और उसका डेट, डेप्ट मत बोलना, बार बार बता रहा हूं, डेट्स क्या बेटा, डेट्स बी साइलेंट ऐसे समझ करो, जैसे डेप्टर नहीं पढ़ते हम डेटर पढ़ रहे थे वैसे। डेट्स कितना है, 50 लाख रुपया। एंड इफ इज नॉट पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्स, एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देन ही विल डिक्लेयर, ही द पर्सन मतलब जिसका लाइबिलिटी ज्यादा एसेट कम है, तो कोर्ट उससे क्या डिक्लेयर कर देगी, इंसॉल्वेंट कर देंगी। तो कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगी, उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। अब चलो, आपको सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट समझ गया, एग्जांपल भी समझ गया। सिर्फ एक बात बताता हूं बेटा, कि ये जो इंसॉल्वेंसी का केस होता है ना, यहाँ पे हमेशा बीच में कौन आएगा पता है, ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, कोर्ट। क्या लिखा है, कोर्ट। सर ये ही हमेशा डिसीजन देगी, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कोई पर्सन सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, कोर्ट बकायदा चेक करेगा उसके असेट्स कितने हैं भाई,
लाइबिलिटी कितने, और कोर्ट को पता चला, कोर्ट सेटिस्फाई कि उसकी लाइबिलिटी ज्यादा है सच में और असेट कम है, बेचारा कंगाल हो चुका है ना, उसके पास सच में पैसे नहीं, भाई इसे डिक्लेयर कर दो, क्या नाम आएगा उस केस में, इंस्टॉलमेंट। क्या नाम आएगा बेटा, इंस्टॉलमेंट। तो दोनों टर्म समझे, सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट। यस सर, वापस एक बार रिवाइज कर दो। चलो बोलो मुझे, आप आंसर करना, भले आप घर पे हो लेकिन मुझे आप देख रहे हो इस हिसाब से आंसर करना। व्हेन असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी, असेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। चलो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, फिर भी क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। याद रखना, हाँ एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, असेट ज्यादा है तो भी सॉल्वेंट, इज इक्वल टू तो भी सॉल्वेंट, लेकिन असेट कम हो गए, अब क्या होगा, इंसॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, इंसॉल्वेंट। वेरी गुड, डन हो गया। अब अकाउंटिंग ईयर की मैं बात करूंगा और बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, आपको खत्म समझा दूंगा कि क्यों कॉमर्स में हम लोग नया साल 1 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों सर, जरा ध्यान से देखिए, पे अटेंशन। Accounting year. It is the period of 12 months for which accounts are maintained and closed by proprietor. Proprietor मतलब ओनर। 12 महीने, ईयर मतलब 12 मंथ, ये तो लॉजिक है। जहां पे अकाउंटेंट क्या करता है सर, अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब नो कि अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, देखता है इस साल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी। अर्लियर द प्रोप्राइटर आर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, पहले ऐसे हुआ करता था भाई, जो मन में आया वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर लिया जाता था, उसे कैलेंडर ईयर कहते थे, मैं समझाऊंगा आपको। और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, जैसे ट्रेडिशन चल रहा है वैसे वो फॉलो करते थे। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पस एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 31 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। एक काम करो, लिख लो बेटा, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, ये तुम चार्ट बनाओ। चलो मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग ईयर, क्या समझा रहा हूं, अकाउंटिंग ईयर, मैं आपको समझा रहा हूं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है कैलेंडर ईयर, लिखो सब, कैलेंडर ईयर, और एक होता है मेरे हिसाब से फाइनेंशियल ईयर, लिखो फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब क्या सर, जब हम कोई भी डेट को ऐसे फॉलो कर रहे हैं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये हमारा कैलेंडर ईयर हो गया, राइट ना। हम ऐसे ही देखते हुए, नया साल कब चालू होता है, 1 जनवरी को, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। लेकिन एज पर इनकम टैक्स पर्पस, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमारा जो नया साल है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, राइट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, वो अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होता है, देखो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ फाइनेंशियल ईयर में। अकाउंटिंग ईयर को कैसे चालू करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, वो कब चालू होता है, 1 अप्रैल को। ये छोटा 1-2 मार्क्स का सवाल आ सकता है। आणि संपतो कधी सर, 31 मार्च। लिख लो ये सब। मतलब सर बताओ तो इस साल का मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2023। और ये ईयर कब खत्म होगा बेटा मेरे लिए, 31 मार्च 2024। तो इसीलिए आप देखोगे 2023-24 अगर बोला तो ये 2 साल नहीं होते, ये 1 साल होता है बेटा। 2023-24, इसका मतलब क्या, 1 अप्रैल से वो शुरू हुआ है और 31 मार्च को खत्म हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2023-2024, मतलब ये एक ही साल है। एक मेरा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। क्या आपको ये वाला टर्म समझा, एवरीबॉडी बोलो यस और नो, हाँ या ना। क्या आपको बेटा पक्का समझ गया अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, अंडरलाइन करना, कब शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को एंड कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को करके। समझ में आया एवरीवन, यस और नो, डन। तो आज का छोटा सा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है जिसमें हमने 3 बातें सीखी, क्या, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, और क्या बताओ, अकाउंटिंग ईयर। बताओ सॉल्वेंट क्या होता है, जब असेट्स ज्यादा या इक्वल टू रहेंगे लाइबिलिटी से, उसे सॉल्वेंट कहेंगे। इंसॉल्वेंट क्या है, जब असेट कम है लाइबिलिटी से, उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे। और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, दैट इज अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। समझा राजा, यस और नो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपने जो भी 4 लेक्चर हो चुके हैं सबके कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तो चारों के चारों लेक्चर देखना। ये पे मैं रुकता हूं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।